आप देख रहे हैं अनकही मोहब्बत भाग 3। हाँ, वो एक केस के सिलसिले में शहर से बाहर गया है, इसीलिए हमारी इस बारे में बात नहीं हो पाई। आप बताइए ना, क्या बात है? कुछ सोचकर विनय ने अपने जवाब में कहा। वो विनय, शिवांग की ऑन स्पॉटेड डेथ हो गई थी। व्हाट? विनय ने लगभग चीखते हुए कहा। विनय, रिलैक्स। इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? तुम तो दिन में ना जाने ऐसे कितने केसेस हैंडल करते हो। फिर आज क्या हुआ? नमन ने उसको शांत करवाने के उद्देश्य से कहा। सॉरी भैया, वो केस की वजह से। आप ये सब छोड़िए, ये बताइए पर ये सब हुआ कैसे? फिर ने अपना सर अपनी कुर्सी से टिकाकर कहा। नमन ने प्रत्युत्तर में कहा, ट्रक से टक्कर के कारण वो कार से उछलकर किनारे पर लगे माइलस्टोन पर गिर गया था, जिससे चोट सीधा उसके सर पर लगी थी। पूछताछ के दौरान पता चला कि उस जगह अंधेरा ज्यादा था, तो वो लोग शिवांग की बॉडी को देख नहीं पाए। हमारी टीम जब सुबह वहां पहुंची तब उन्हें उसकी बॉडी मिली। आज शाम को उसके माँ पापा के आने पर उन्हें सौंप दी जाएगी। अब मैं इशिका को क्या जवाब दूंगा? वो तो अपने पति का इंतजार कर रही है, विनय ने हल्के से कहा, और उसकी आंखों के सामने उसका मायूस चेहरा घूमने लगा। विनय, एक बार उसकी हालत स्टेबल हो जाने दो, मैं आकर उससे आराम से बात करूंगा। तुम अभी बहुत ही अधीर लग रहे हो, इसीलिए तुम उसे कुछ भी पता नहीं लगने दोगे। नमन ने इतना कहकर फोन काट दिया। विनय का शरीर और दिमाग इस वक्त पूरा सुन्न हो चुका था। इन कुछ मिनटों में ही उसे एक साथ इतने झटके मिले कि वो अब खुद को विचलित और अधीर होने से रोक नहीं पाया। क्यों महादेव, आखिर क्यों किया आपने उसके साथ ऐसा? उसकी जिंदगी में पहले ही दुख कम थे, जो आपने एक और दुख उसके भाग्य में जोड़ दिया। उससे इतना ही तो मांगा था कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे, पर आपने तो उसके माँ बाबा के बाद उसके जीने का एकमात्र सहारा भी छीन लिया। आपको जरा भी दया नहीं आई उसके भाग्य में इतना दर्द लिखते वक्त? एक बार भी आपका दिल नहीं पसीजा। मैंने आपके हर फैसले को तहे दिल से स्वीकार किया, कभी कोई शिकायत नहीं की। जब आपने 10 साल की उम्र में मेरे सर से माँ बाप का साया छीना, मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की। मैंने आपको ही अपना पिता मान लिया। जब आपने मेरे सबसे अच्छे अंकल कम दोस्त को मुझसे छीन लिया, तभी मैंने कुछ नहीं कहा। एक उनका ही तो सहारा था मेरे पास। पर खैर, लेकिन उसके साथ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था महादेव। खुद के साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी कभी शिकायत करने वाला विनय आज इशिका के लिए अपने पिता समान महादेव से भी निर्भय होकर लड़ रहा था। सालों से दबी वो सारी कड़वी यादें उसके जहन में एक एक कर ताज़ा हो रही थी, जो उस समय उसके दर्द को कम करने की बजाय और बढ़ा रही थी। विनय उस समय मुश्किल से 10 साल का था, तब उसके माँ पिता की मौत हो गई। तब वो खुद ही दिल्ली के एक अनाथ आश्रम में चला गया था, जहाँ उसने अपनी आगे की जिंदगी के साल गुजारे थे। वो वहाँ रहते हुए वहाँ के बच्चों के साथ बहुत घुल मिल गया था। उन बच्चों के साथ साथ जोसेफ अंकल के साथ भी उसकी काफ़ी अच्छी बनती थी। जोसेफ अंकल, जिनका ये अनाथ आश्रम था, वो अधेड़ उम्र के हंसमुख व्यक्ति थे, जो सभी बच्चों को बहुत ही प्यार से अपनी छत्र छाया में रखते थे। इसीलिए बच्चे भी उनसे काफ़ी जुड़ चुके थे, और खासकर विनय, जो उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, उन्हें सारी बातें साझा करता था। उन्होंने भी अपनी दोस्ती निभाते हुए उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। आज उनकी मेहनत की बदौलत ही विनय इतना अच्छा डॉक्टर बन गया है। विनय के 3rd ईयर के पेपर पूरे हो चुके थे, और इस एक महीने के अंतराल में ना तो वो और ना ही रजत इशिका से मिले थे। मुख्य परीक्षा थी, तो दोनों का पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ था। इस एक महीने के अंतराल में ऐसा एक दिन भी नहीं गया था जिसमें विनय ने इशिका को याद ना किया हो। उस वक्त उन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता था। एक उलझे धागे के डोर से वो इशिका से जुड़ा था। ऐसे रिश्ते में फ़ोन पर बात होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ तक कि उसका नंबर रजत के पास भी नहीं था, और अगर होता भी तो हमारे विनय महाशय, जो उसके सामने बात करने से हिचकिचाते हैं, वो फ़ोन पर क्या ही कुछ बोल पाते। इसीलिए इस समय उसे सिर्फ इंतज़ार करना ही उचित लगा। जैसे ही लास्ट पेपर ख़त्म हुआ, उसने रजत को घाट चलने के लिए मनाया। रजत के बहुत समझाने पर उसने ठान लिया कि वो कैसे भी करके आज इशिका को अपने दिल की बात बता ही देगा। यही सोच विचार कर दोनों दोस्त शाम के समय गंगा घाट जाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने काफ़ी देर तक वहाँ इंतज़ार किया, पर इशिका रोज़ाना की तरह वहाँ नहीं आई। उन्हें इंतज़ार करते करते 2 घंटे बीत चुके थे। वक्त को गुजरता देख रजत ने विनय के कंधे पर हाथ रखा और कहा, विनय, मुझे लगता है आज वो यहाँ नहीं आने वाली। एक काम करते हैं, अभी चलते हैं यहाँ से, कल आ जाएंगे। विनय ने अपनी अधीर नजरों से रजत की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं रजत, पर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्या अपन उसके घर से नुक्कड़ तक नहीं जा सकते? एक बार उसे देख लूंगा तो मन शांत हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो चलते हैं, कहते हुए रजत घाट की सीढ़ियों से उठ गया।
एक रजत ही तो था जो उसके मन के भावों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेता था। कुछ देर बाद वो दोनों वहां से चल दिए। रजत को इशिका के घर का पता मालूम था, तो उन्हें वहां तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई। अरे, ये क्या, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। रजत ने एक पुराने एक मंजिला घर पर नजर डालकर कहा। लेकिन सभी कहाँ चले गए? कोई तो होना चाहिए था। क्या करे, किससे पूछे अब? फिर इन्हें एक के बाद एक कर पूरे 3 सवाल रजत के सामने परोस दिए। रुक जा भाई, करता हूँ कुछ, रजत कुछ सोचता हुआ बोला। वैसे बिरजू का घर भी तो उसके घर के आसपास ही था ना? हाँ, उसने बताया तो यही कहा। फिर इन्हें संक्षिप्त में जवाब दिया। रुक, मैं किसी से पूछता हूँ। इतना कहकर रजत एक किराने की दुकान पर बैठे एक आदमी के पास जाकर बोला। महादेव काका, बिरजू का घर कौन सा है? हम उसके दोस्त हैं, पहली बार उसके घर आ रहे थे तो हम थोड़ा पता भूल गए हैं। हर हर महादेव बेटवा। अच्छा, तुम बिरजू के दोस्त हो? उसका घर तो वो वाला, वो नीले रंग का 2 मंजिला घर दिख रहा है, वही है। काका ने उंगली के इशारे कर कहा। धन्यवाद काका। रजत ने उनका धन्यवाद किया, वापस विनय के पास आया और फिर दोनों बिरजू के घर की तरफ चल दिए, जो इशिका के घर से 2-3 मकान छोड़कर था। थोड़ी देर वो दोनों बिरजू के साथ गली के नुक्कड़ पर खड़े थे। उनका सवाल सुनकर बिरजू के चेहरे पर उदासी के बादल घिराए थे, जिसे देखकर रजत और विनय मन में डर और अधिक बढ़ गया था। बिरजू, देखो, कुछ बोलोगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? ये हमारे डर को और बढ़ा रही है। रजत ने बिरजू से कहा। यह इतना सब कुछ हो गया है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम कहाँ से अपनी बात शुरू करें। रजत भैया, 15 दिन पहले इशिका के माँ बाबा वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे। इशिका की कॉलेज की परीक्षाएं थी तो वो मंजरी के घर पर रुकी थी। लेकिन चाचा चाची जब दर्शन करके वापस लौट रहे थे तब उनकी बस खाई में गिर गई। खाई गहरी थी तो लाशों का मिलना भी नामुमकिन था। ये खबर जब यहाँ तक पहुंची तो इशिका तो बेसुध ही हो गई थी। आखिर इन दोनों के सिवा उसका और है ही कौन? एक चाचा चाची हैं जो हरिद्वार में रहते हैं। उन दोनों ने आकर ही सारा क्रियाक्रम पूरा किया और इशिका को अपने साथ लेकर हरिद्वार चले गए। इशिका तो नहीं जाना चाहती थी, पर उसके चाचा चाची बहुत लालची हैं। वो दोनों तो उसका ये घर, जो उसके माँ बाबा की आखिरी निशानी है, उसे भी हड़पना चाहते थे। इसीलिए ही तो दुनिया की नज़रों में अच्छा बनने का नाटक कर वो दोनों यहाँ से ज़बरदस्ती उसको ले गए। नहीं रजत, वो वहाँ अकेली होगी, पता नहीं किस हाल में होगी, क्या बीत रही होगी उस पर। मुझे वहाँ जाना ही होगा। बिरजू के घर से लेकर वापस हॉस्टल के कमरे तक आने पर ये कुछ शब्द विनय के मुंह से फूटे थे। हाँ, तो मैं तुझे कहाँ मना कर रहा हूँ जाने से, लेकिन वक्त देखा है तूने, रात हो गई है। अभी जाएगा तो 11-12 बजे तक पहुँचेगा, और फिर वहाँ भी जाकर क्या कहेगा? देगा उन लोगों के सवालों का। बोल। मैं कोई जवाब? इसीलिए कह रहा हूँ उसकी मुश्किलें और मत बढ़ा। कल सुबह अपन दोनों हरिद्वार चलेंगे, ठीक है? रजत ने उसे सारी परिस्थिति से वाकिफ करवाते हुए कहा, जिसे सुनकर बैग पैक करता हुआ विनय एक पल के लिए रुक गया। उसने धीरे से कहा, पर रजत, पर वर कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना एक बार, अब बात खत्म। तुम पहले खाना खाओ और सो जाओ। भूखा रहना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता विनय। रजत ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा तो विनय बिना कुछ कहे उसके गले लग गया। कुछ मामलों में भले ही विनय उससे ज्यादा समझदार और शांत था, पर जब बात भावुकता की आती थी तब विनय जल्दी कमजोर पड़ जाता था, और उस वक्त रजत को ना चाहते हुए भी खुद को मजबूत बनाना पड़ता था। वरना ऐसे समय में अगर वो भी टूट जाता तो विनय को संभालना और मुश्किल हो जाता। उन 3 सालों में विनय रजत से भावनात्मक रूप से काफी जुड़ गया था। एक तो वैसे ही उसके जिंदगी में 2 ही लोग थे, एक जोसेफ अंकल और दूसरा रजत, जिनके सामने वो अपना हर पहलू बिना किसी शर्म और हिचकिचाहट के दिखा पाता था। पर अब उसकी जिंदगी में एक शख्स और जुड़ गया था, इशिका, जिसके लिए आज वो इतना अधीर और व्याकुल था। आई नीड यू रजत। काश तुम आज यहाँ होती, मुझे संभालने के लिए, इतना मजबूत कि ये सब झेल पाऊँ। तू होता तो शायद मुझे संभाल लेता, विनय ने अपने रूंधे गले से कहा। उस वक्त शाम घिर आई थी। इशिका को अब होश आए काफ़ी समय बीत गया था। उसके सारे टेस्ट हो चुके थे और अभी दवाइयों के असर के कारण वो नींद में ही थी। विनय अभी अपने कैबिन में ही था। वो इशिका के पास जाने से डर रहा था, क्योंकि वो जानता था वो खुद को उसके सामने बिखरने से रोक नहीं पाएगा। शिवांग, शिवांग कहाँ हो तुम? इशिका को जैसे ही होश आया वो एक बार फिर शिवांग का नाम लेते हुए चीखने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर नर्स और काफ़ी सारा बाकी का स्टाफ उसके कमरे की तरफ बढ़ गए और उसे शांत करने की कोशिश करने लगे। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा अचानक से खुला और एक अधेड़ उम्र के दंपति और उनके साथ एक करीबन
35-36 साल की युवती अंदर आई। तीनों के चेहरे अजीब से नापसंदीदगी और गुस्से के भाव थे। सभी स्टाफ उनकी तरफ हैरानी से देखने लगा। तभी एक सीनियर नर्स आगे आई और कहा, सर, आप यहाँ नहीं आ सकते। पेशेंट की हालत अभी स्टेबल नहीं है। आप लोग बाहर इंतजार करिए। दूसरे की हालत खराब करके अब खुद को लाचार बताने का दिखावा कर रही है, वो अधेड़ उम्र की औरत घृणा के भाव के साथ कहा। जैसे ही ये जानी पहचानी सी आवाज इशिका के कानों में पड़ी, उसकी नजरें एकाएक दरवाजे की तरफ मुड़ गई। तीनों जन को देखकर उसकी आंखें हैरत के भाव से चमक उठी। उसने खुश होकर उनको देखते हुए कहा, माँ, बाबा, जानकी दीदी, अच्छा हुआ आप तीनों आ गए। देखिए ना, ये लोग मुझे शिवांग से मिलने ही नहीं दे रहे हैं। आप कहिए ना इनसे। वो अधेड़ दंपति शिवांग के माता पिता और वो युवती शिवांग की बड़ी बहन जानकी थी, जो हरिद्वार से लखनऊ आए थे। उसकी बहन शादीशुदा थी और उसका ससुराल वहीं हरिद्वार में था। शिवांग दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, इसीलिए वो इशिका के साथ दिल्ली ही शिफ्ट हो गया था। उसके बाबा का हरिद्वार में ही कपड़ों का व्यापार था, जिसे उसके बाबा के साथ मिलकर जानकी के पति संभालते थे। मतलब कुल मिलाकर वो लोग दिखने में भी और वास्तविकता में भी काफी संपन्न परिवार से थे। सुन रही हो ना माँ तुम इसकी बातें? नाटक तो ऐसे कर रही है जैसे इसे कुछ पता ही नहीं है। जानकी ने अपनी साड़ी का पल्लू से अपना चेहरा ढककर कहा और फिर सिसकते हुए अपना सर अपनी माँ के कंधे पर टिका दिया। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? क्या हुआ? मुझे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? चुप, बिल्कुल चुप। मेरे बेटे को खाकर तुझे चैन नहीं मिला जो अब मेरी बेटी के पीछे पड़ी है। मैंने तो कहा था शिव से कि ना कर, ऐसी बिन माँ बाप की बेटी से शादी मत कर, लेकिन नहीं, पता नहीं मेरे बेटे पर क्या जादू किया इसने, इससे शादी भी कर ली और इसे लेकर हमसे दूर दिल्ली भी चला गया। इन 4 सालों में हमें पोते का तो सुख नहीं दे पाई, ऊपर से हमारे इकलौते जवान बेटे का सहारा भी हमसे छीन लिया। अब बता, किसके सहारे जिएंगे हम? शिवांग की माँ ने अपने बेटे की मौत का दोष इशिका के सर मरते हुए उस पर चिल्लाने लगी। समाज में कुछ लोग ऐसे ही दकियानूसी सोच से ग्रस्त होते हैं, जहां हर दोष का घड़ा लेकर एक स्त्री के सर पर फोड़ दिया जाता है, जहां एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन बन जाती है। इंसानियत और करुणा का भाव तो जैसे उनके मन से खत्म ही हो जाता है। इंसान को स्वयं के दुखों की तुलना में दूसरों के दुख, दर्द, तकलीफों सब छोटी लगने लगती हैं। कभी कभी मनुष्य इतना महत्वाकांक्षी और लालची बन जाता है, जहां वो खुद से ऊपर किसी को देख ही नहीं पाता। फिर चाहे वहाँ बात रिश्तों की हो या सम्मान की, सबको अपना पद और रिश्ता ऊपर रखवाना होता है, और इन सब में उलझे वे खुद रिश्तों की गरिमा और पवित्रता को भूल जाते हैं। उनकी बात सुनकर इशिका अपनी जगह पर जैसे जम सी गई। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। शिवांग की मौत की खबर उसके लिए किसी सदमे से कम तो नहीं थी। उसकी सांसें और भी गहरी होने लगी, उसकी हार्ट रेट एकदम से कम होने लगी थी। ये देखकर शिवांग की माँ ने दोबारा कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो उनके पति यानी शिवांग के पापा ने उनका हाथ पकड़ते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, रमा, कुछ तो शर्म करो। अभी अभी अपने इकलौते बेटे की चिता को अग्नि देकर आ रही हो और तुम्हें ये सब सूझ रहा है? कभी तो थोड़ा इंसानियत दिखा दिया करो। ये क्या तरीका है बहू से बात करने का? उस पर सारा दोष डालने से हमारा शिवांग वापस तो नहीं आ जाएगा ना? अजी, आप तो चुप ही रहिए। बहुत कर ली अपनी बहू की तरफदारी। आप नहीं, आप और शिवांग पर इससे क्या काला जादू किया है जो दोनों की आंखों पर पट्टी हटाने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर इशिका की ओर देखकर कहा, अब सबके सामने ऐसे दिखावा करने से कुछ नहीं होगा, तो ये सब करके खुद को सही साबित नहीं कर सकती। इससे तो अच्छा होता कि मेरे बेटे की जगह तू ही उस एक्सीडेंट में मर जाती। कम से कम मेरे परिवार पर लगा ग्रहण तो हट जाता। बस, बहुत बोल लिया आपने। ये कोई आपका घर नहीं है जो आप यहाँ पेशेंट को दोषारोपण किए जा रहे हैं। चुपचाप तीनों बाहर निकल जाइए, वरना मुझे आप पर कार्रवाई करने में देर नहीं लगेगी। ठीक उसी वक्त विनय दरवाजा खोल अंदर आया और आते ही उन पर बरस पड़ा, जो लगातार इशिका की आलोचनाएं किए जा रही थी। विनय की आवाज सुनकर रमा और जानकी कांप उठे। कुछ देर पहले चल रही उन दोनों की कैंची जैसी जबान पर मानो एक बड़ा सा ताला लग गया हो। जानकी तो उसकी लाल आंखें देखकर थूक निगलते हुए 2 कदम पीछे हट गई। जानकी को तो एक ही बार में अकल आ गई, पर रमा खुद को हारता पाकर एक बार फिर से, देखिए, आप हमारे पारिवारिक, मैंने कहा ना, बस, अगर एक और शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
अभी की अभी यहाँ से बाहर निकलिए आप तीनों। इस बार विनय की आवाज़ रमा के शरीर और मन को कपकपाने के लिए काफ़ी थी। अब और कोई बखेड़ा खड़ा हो इससे पहले शिवांग के पिता ने उन पर रमा का हाथ पकड़ा और खींचते हुए वहां से बाहर ले गए। बाहर जाते ही विनय ने दरवाज़ा बंद किया और तुरंत इशिका के पास आ गया, जिसको इस वक्त किसी के सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कुछ देर बाद विनय इशिका को दवाइयाँ देकर अपने कैबिन में वापस आ गया। एक साथ मिले इन झटकों के कारण उसकी हालत पहले से अब और बिगड़ने लगी थी। पर फिर विनय भी कहाँ हार मानने वालों में से था। उसने तो ठान रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इशिका को ठीक करके ही दम लेगा। उसके कैबिन में इंस्पेक्टर नमन और इशिका के सास ससुर के साथ उसकी ननद भी सर झुकाए खड़ी थी। विनय ने एक सरसरी नज़र उन तीनों पर डाली और अपना कोट कुर्सी पर टांग कर खुद भी बैठ गया। इंस्पेक्टर साहब को वहां देखकर अब रमा की हालत खराब होने लगी थी। उनको अब डर लगने लगा था कि कहीं उनके थोड़ी देर पहले किए कारनामों की शिकायत विनय उससे ना करते, क्योंकि कुछ देर पहले तक तो वो नमन के सामने अपनी बहू की झूठी चिंता दिखाकर उनको वही रुकने का कहकर खुद यहाँ आई थी। विनय, क्या तुम सच में इन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना चाहती हो? मुझे खबर मिली है कि इन लोगों ने यहाँ आकर अपनी बहू को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश की है। नमन की बात सुनकर रमा और जानकी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। नहीं भैया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस बारे में मैं पहले ही आपको सब कुछ बता चुका हूँ। उम्मीद है कि आप इस फैसले में मेरा साथ देंगे। बिल्कुल विनय, तुमसे बिल्कुल सही फैसला लिया है। मुझे गर्व है तुम्हारे फैसले पर, इसीलिए अब तुम जो भी करोगे सब सही ही होगा। अगर और कोई काम हो तो मुझे फ़ोन कर देना। इतना कहकर नमन विनय से विदा लेकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही रमा और जानकी भी वहाँ से जाने लगे तो विनय ने कहा, अरे रुकिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सिर्फ सौतेले बेटे और सौतेले भाई से ही लगाव था, उसकी पत्नी और आपकी बहू से नहीं। ये बात सच थी कि रमा शिवांग के पापा की दूसरी पत्नी थी। शिवांग उनकी पहली पत्नी का बेटा था, जो उसे जन्म देने के बाद ही भगवान को प्यारी हो गई थी। जानकी को रमा अपने साथ ही लेकर आई थी, जो उसके पहले पति की बेटी थी, जो ज़्यादा नशे करने के कारण कम उम्र में ही मर गया था। आपको क्या लगता है, आप दुनिया के सामने अच्छा बनने का नाटक करेगी तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? विनय उनके करीब जाकर बोला, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप होते कौन है हमारे परिवार के मामलों के बीच में बोलने वाले और हमसे ये सवाल करने वाले? पुलिस का डर बताओगे तो क्या हम डर जाएंगे? फिर थोड़ा रुक कर कहा, अच्छा, तो अब समझ आया आप ये सब क्यों कह रहे हैं। तुम्हें तुम्हारी फीस जो नहीं मिली अभी तक, तभी इतना भड़क रहे हो हम पर। चिंता मत करो, सुबह तक तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे। और जब ये ठीक हो जाए तो ये जहाँ जाना चाहे इसे जाने देना, क्योंकि हमारे बेटे के मरने के साथ साथ इस अभागन से भी हमारे सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। अब ना तो ये मेरे बेटे की पत्नी रही और ना ही हमारे खानदान की बहू। आपको भी ऐसी लड़की के लिए इतनी दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये काम कर देना, आपको आपकी मुँह मांगी रकम मिल जाएगी। रमा द्वारा कहा गया एक एक शब्द विनय के कानों में गर्म लावे की तरह घुल रहे थे। पता नहीं इशिका ये 4 साल इन लोगों के आगे कैसे गुजारे होंगे, जिनको उसके होने और ना होने से कोई मतलब ही नहीं था। हर पल उसे कितना जलील किया होगा, कितना बिखरी होगी वो। हर दिन उनसे मिली उल्हेनाओं और तानों को सुनकर ना जाने कितनी मर्तबा उसका मन कचोटा होगा। उसके आत्मसम्मान और स्वाभिमान को कितनी निर्दयता के साथ पैरों तले रौंदा गया होगा। तभी तो आज वो बिस्तर में पड़ी थी, जो शिवांग की पत्नी और शर्मा परिवार की बहू जरूर थी, पर उसके अंदर की शरारती बेपरवाह इशिका तो जैसे कई साल पहले अपना दम तोड़ चुकी थी। विनय अपनी सर्द आंखों से रमा को घूरे जा रहा था। वो कुछ कहता तभी मिस्टर शर्मा ने आगे बढ़कर कहा, रमा, हद होती है बेशर्मी की। बोल रहा हूँ शांत रहो। और ये कैसी बातें कर रही हो? वो बहू है हमारे घर की, उसे यहाँ अनजान शहर में छोड़कर जाने का ख्याल तुम अपने मन में ला भी कैसे सकती हो? हाँ, तो गलत क्या कहा मैंने? जो सच है वो सच है। मैं उसको एक बार फिर अपने घर का ग्रहण बनने नहीं दूंगी। और अगर आपने उसे घर लाने की कोशिश की तो मैं वो घर छोड़कर अपनी बेटी के साथ चली जाऊंगी। अभी अभी जिसने अपने जवान बेटे को खोया है, उसके लिए अब अपनी एकमात्र सहारा रही पत्नी और बेटी को खोना उसके बस में नहीं था। मिस्टर शर्मा के चेहरे पर झलक रहे इन भावों को विनय बखूबी पढ़ रहा था। उनको इतना लाचार देखकर विनय ने गहरी सांस ली और उनके पास जाकर कहा, आप अपनी पत्नी और बेटी को लेकर आराम से यहाँ से जाइए और अपनी बहू की चिंता हम पर छोड़ दीजिए। हमें ना तो आप लोगों से पैसे चाहिए और ना ही आप लोगों का साथ। विनय ने बेहद सर्द लहजे में अपनी बात कही।
ये सुनकर रमा ने जल्दी से मिस्टर शर्मा का हाथ पकड़ा और उन्हें और जानकी को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगी। थोड़ी देर बाद वहां के माहौल में एक गहरी खामोशी पसर गई। विनय वहां से चलकर खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और साथ ही साथ अंधेरा भी घिर आया था कि रात थी तो चंद्रदेव आज छुट्टी पर थे और आसपास में छिलमिलाते सितारे उसकी कमी को पूरा करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अतीत के पन्ने। दूसरे दिन सुबह करीबन 9-10 बजे के आसपास विनय और रजत हरिद्वार पहुंचे। बेजू से मिले पति के कारण वो दोनों आसानी से इशिका के चाचा चाची के घर पहुंच गए। रजत ने आगे जाकर घर का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद एक औरत ने आकर दरवाज़ा खोला। उसने दरवाज़ा खोलते ही उन पर पहला सवाल दागते हुए कहा, हाँ भाई, कौन है आप? क्या काम है? उसके चेहरे और शब्दों से साफ पता चल रहा था कि अभी अभी वो एक लंबी बहस करके बाहर आई है। जी, हमें इशिका से मिलना था, रजत ने सहज भाव से कहा। कौन इशिका? यहाँ पर तो कोई इशिका नहीं रहती, वो औरत तुनकते हुए बोली। अरे आंटी, आप हमें गलत मत समझिए, हम ऋषिकेश से आए हैं, हम उसके दोस्त हैं। उसके माँ बाबा के बारे में सुना तो हम बस उससे मिलने आए हैं। विनय उन्हें मनाने की आखिरी कोशिश करते हुए बोला। अरे प्रभु, अजीब ज़बरदस्ती है। जब मैं कह रही हूँ कि इशिका नाम की लड़की यहाँ रहती ही नहीं है तो मैं कैसे बुलाऊँ उसको? इस बार तो वो औरत परेशान होकर खींचते हुए बोली। लेकिन हमें पता तो यहीं का मिला है, ये देखिए। कहते हुए विनय ने कागज़ का टुकड़ा उनके सामने कर दिया। उस औरत ने एक नज़र उस कागज़ के टुकड़े पर डालकर कहा, पता तो यहीं का है, पर जिसका नाम लिखा है ना, इस पर वो 5 दिन पहले ही यहाँ से ये मकान हमें बेचकर कहीं और चले गए हैं। क्या? कहीं और? कहाँ गए हैं? आपको कुछ पता है इस बारे में? विनय ने इस बार व्याकुल होते हुए कहा। मंजिल के इतने करीब आकर वो वापस पीछे हटना नहीं चाहता था। हमें तो कुछ नहीं बताया उन्होंने और ना ही हमने पूछा। तुम्हारे रिश्तेदार हैं तो तुम्हें फ़ोन करके पूछो। उस औरत ने उन पर व्यंग्य कसते हुए कहा और दरवाज़ा उन दोनों के मुंह पर ही बंद कर अंदर चली गई। ये आंटी भी ना, इन आंटियों का काम ही होता है जले पर नमक छिड़कने का। अगर हमारे पास नंबर होता तो हम तेरे पास दरवाजे पर अपना सर पटकने थोड़े ही ना आते। रजत उसके ऐसे बर्ताव को देख चिढ़ते हुए कहा। रजत, तू ये सब छोड़ और अब ये सोच कि हम इशिका को ढूंढेंगे कहाँ? फिर ने मायूस होकर उसके कंधे पर अपना सर टिकाते हुए कहा। रजत को जवाब देता कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने जेब से अपना फ़ोन निकाला और उठाकर बात करने लगा। जैसे जैसे सामने से कोई कुछ कहते जा रहा था, उसके चेहरे के हाव भाव भी साथ ही साथ बदल रहे थे। क्या हुआ रजत? रजत ने जैसे ही फ़ोन काट कर जेब में डाला तो विनय ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा, तेरा फ़ोन कहाँ पर है? उसने कहा, मेरा फ़ोन? वो तो मैं रात को उसे चार्ज करना भूल गया था तो अभी बंद पड़ा हुआ है। उत्तर में कहा। दिल्ली से फ़ोन था, रजत ने बिल्कुल सपाट लहजे में कहा। दिल्ली से? जोसेफ अंकल का? मुझसे बात क्यों नहीं करवाई तो? विनय बच्चों की तरह हट करते हुए बोला। विनय, वो तुझे दिल्ली बुलाया है। पर क्यों? रजत, देख, साफ साफ बता, बात क्या है? तेरे चेहरे पर आए भाव मेरी घबराहट बढ़ा रहे हैं। विनय, वो जोसेफ अंकल की कल रात को हार्ट अटैक आने के कारण डेथ हो गई है, इसीलिए तुझे वहाँ बुलाया है। रजत ने साहस जुटाकर अपनी बात एक ही बार में कह डाली। अगर उस दिन अंकल को कुछ नहीं हुआ होता तो शायद मैं तुम्हें कहीं ना कहीं पर तो ढूंढ ही लेता, पर जोसेफ अंकल की मौत के बाद सारे हालात बदल गए। आश्रम की जिम्मेदारी भी हम 3 जन पर आ गई थी। उस वक्त हम तीनों ही वहाँ पर 25 बच्चों में सबसे बड़े थे। अंकल के जाते ही सारी संस्थाओं ने एक एक करके अपने हाथ पीछे खींच लिए थे, और अगर ऐसे हालात में हम भी पीछे हट जाते तो उन बच्चों का क्या होता? इसीलिए 2 महीने तक दिल्ली रहकर सब कुछ व्यवस्थित करके कॉलेज आ गया और पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाना भी शुरू कर दिया। उस वक्त जिम्मेदारियों का भार इतना था कि मैं चाहकर भी तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं कर पाया, पर मेरे हिस्से की कोशिश भी रजत और बेचू ने पूरे मन से कर रहे थे। सच में ऐसे दोस्त पाकर मैं हर रोज़ खुद को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ, जिन्होंने हर मुश्किल हालात में मेरा साथ दिया है। 2 साल लगातार कोशिशों के बाद भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। इन आखिरी 2 सालों के साथ ही हमारा कॉलेज भी ख़त्म हो गया और अपनी जिम्मेदारियों के चलते मुझे दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। रजत पीजी के लिए न्यूयॉर्क चला गया और उसके साथ साथ बिरजू भैया से हमारा साथ भी छूट गया। पर एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। उन 2 सालों में हमारी और बिरजू की दोस्ती भी काफ़ी गहरी हो गई थी। उसके रूप में हमें काफ़ी शांत और सुलझा हुआ बड़ा भाई जो मिल गया था,
दिल्ली में आश्रम को संभालने के साथ साथ अपनी पीजी की पढ़ाई पूरी की और पहली पोस्टिंग के तौर पर लखनऊ शिफ्ट हो गए और खुद के साथ साथ आश्रम को भी यहीं ले आए। बच्चों के बिना भला हमारा मन यहाँ कैसे लगता। यहाँ आए भी 4 साल गुजर गए, पर इतने सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब तुम्हारा ख्याल इस मन में ना आया हो। हर रोज़ महादेव से बस एक ही प्रार्थना करते कि मरने से पहले बस एक बार तुमसे मिलवा दे। हमारी ज़िंदगी इतनी उथल पुथल हो जाएगी ये कभी सोचा ही नहीं था। पर ये कहानी अब भी अधूरी है, क्योंकि ये तो सिर्फ मेरा हिस्सा था, मेरा पहलू था। पर तुम्हारे हिस्से का किस्सा सुनना अभी भी बाकी है और मैं अभी इस इंतज़ार में हूँ कि कब तुम खुद आकर मुझे अपने उस अनजान हिस्से से अवगत कराओगी जिसे आज तक किसी ने नहीं सुना है। उम्मीद है कि इस बार तुम मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर पाओगी। विनय अपनी आंखों को बंद करके बोला। खुद से एक लंबी बातचीत के दौरान उसे वक्त का ध्यान ही नहीं रहा कि उसने पूरी रात खड़े खड़े ही गुजार दी थी। पर आज एक अरसे बाद विनय का चेहरा पुरसुकूनियत से लबरेज था। उस काली अंधेरी रात के बीतने के बाद आखिरकार सबकी जिंदगियों का एक नया सवेरा हो चुका था। ये सूरज खास था, बहुत ही खास, जो पूरी रात अंधेरे से लड़कर उसे जीतकर हमेशा की तरह एक विजेता बनकर आया था। ये नया दिन, नया सवेरा सबकी जिंदगियों को कैसे रोशन करेगा, ये देखना अभी बाकी था। जैसे ही खिड़की से आती धूप इशिका के सांवले चेहरे पर गिरी, उसने कसमसाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। पर अगले ही पल अपने सामने बैठे इंसान को देखकर उसकी आंखें हैरानी और खुशी से चमक उठी। उसके गालों पर सूखे हुए आंसू के निशान थे, पर उसी रास्ते से होते हुए आंसू बह गए और उसके पपड़ी जमे होंठ हल्के से हिले और उसने धीरे से कहा, मंजरी। इशिका की आंखें जैसे अपने सामने बैठे मंजरी और बिरजू से मिली, उसके मुखमंडल पर सुकून वाले भाव पसर गए। लाख कोशिशों के बाद भी दोनों सहेलियों और बिरजू की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। पढ़कर उसे अपने गले लगा लिया। इतने सालों बाद किसी अपने का सहारा पाकर इशिका के सब्र का बांध आखिरकार टूट ही गया और वो उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। मंजरी और बिरजू भी की शादी को भी 6 साल बीत गए थे। अब उनके 4 साल के जुड़वा बेटा बेटी थे, माधव और माधविका। उनके ये नाम मंजरी के कहने पर विनय ने ही रखे थे। मंजरी और बिरजू अब भी ऋषिकेश में ही अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहते थे। तीनों बचपन के साथी थे, मगर विपरीत परिस्थितियों के साथ उनका साथ ऐसे छूटा कि 6 साल तक एक दूसरे की शक्ल देखना तो दूर, उनसे बात भी करना मुश्किल हो गया। मंजरी, बिरजू, कैसे हो तुम दोनों? इशिका उन्हें इतने सालों बाद वहां अचानक देखते हुए चहकते हुए बोली। हम तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं इशिका, बस तू बदल गई है। क्या हाल बना लिया है तूने अपना? बिरजू ने नम आंखों के साथ उसके सर पर हाथ रखकर कहा। परिस्थिति अच्छे से अच्छे इंसान को बदल देती है बिरजू, लेकिन तुम दोनों यहाँ कैसे? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? हमें यहाँ विनय ने बुलाया है इशिका, मंजरी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा। विनय? कौन विनय? इशिका ने कहा तो कमरे के अंदर आता विनय ये सुनकर वहीं रुक गया। उसने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में उठा रखा था। इशिका, तू विनय को नहीं जानती? तू इतना जल्दी कैसे भूल सकती है उसे? तुझे याद नहीं, तूने ही तो उसे एक बार गंगा मैया में डूबने से बचाया था। बिरजू ने उसकी याददाश्त पर जमी धूल को हटाते हुए कहा। कुछ क्षण बाद इशिका ने अपने दिमाग पर जोर डालकर कहा, अच्छा वो विनय, पर वो तुम लोगों को कहाँ मिला और उसे कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? क्योंकि मैडम, आपका इलाज उसी विनय ने किया है और आप इस वक्त उसी के हॉस्पिटल में हैं। विनय ने दोनों बच्चों के साथ उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा तो इशिका अपनी हैरान भरी नजरों से उसे देखने लगी। इशिका को होश आए 24 घंटे से ऊपर का समय बीत चुका था, पर इन घंटों में विनय मुश्किल से 1-2 बार उसके सामने गया होगा और उस वक्त इशिका के दिमाग में सिर्फ शिवांग ही चल रहा था, तो वो किसी और पर कैसे ध्यान दे पाती। उसकी बिगड़ती हालत देखकर विनय ने कल रात को ही मंजरी और बिरजू को बुला लिया था। इतना सब होने के बाद एक वो दोनों ही थे जिसे वो अपना कह सकती थी। इशिका कुछ पल तक उसकी गहरी आंखों और मनमोहक मुस्कान में खो गई। इन 8 सालों में वो कितना बदल गया था। उसके चेहरे पर अब मासूमियत की जगह परिपक्वता और सजगता ने ले ली थी। अगले ही पल जैसे ही वो उसे वास्तविकता का भान हुआ तो उसके चेहरे पर से अपनी नजरें हटाकर बोली, तुमने क्यों बचाया मुझे? मर जाने दिया होता। शिवांग के बिना मेरी जिंदगी का कोई औचित्य ही नहीं है। हम क्या करेंगे उसके बिना जीकर? वो तो जन्म भर के लिए वादे कर हमें इस बीच मझधार में छोड़कर चला गया। ये क्या कह रही हो तुम इशिका? कहने से पहले एक बार सोच तो लिया करो कि तुम किससे ये सब कह रही हो, जिसने तुम्हें बचाने के लिए अपना दिन रात एक कर दिया। और तो और हम सब का क्या? हम सब तुम्हारे लिए कुछ नहीं लगते क्या?
उसकी बात सुनकर मंजरी नाराज होकर थोड़े ऊंचे स्वर में बोली। इशिका ने कुछ नहीं कहा, बस वैसे ही बैठे बैठे अपना सर झुका दिया। विनय ने दोनों बच्चों को नीचे उतारा और मंजरी को शांत रहने का इशारा कर खुद इशिका के सामने रखे स्टूल पर जाकर बैठ गया। फिर उसके लिए अपने मन में बसे अथाह प्यार को समेटकर अपनी बात कहना शुरू किया। इशिका, जानता हूँ कि जिस दौर से तुम गुजर रही हो, ऐसे में तुम्हारा एकदम से सामान्य होना मुश्किल है, लेकिन तुम ये बात मत कहो कि तुम्हारे जीवन का कोई औचित्य नहीं रहा। जानता हूँ कि मन के घाव भरने में वक्त लगेगा, और जब अपनों का साथ हो तो वो हर परिस्थिति तुम्हारा सबल बनकर तुम्हारे गहरे घावों पर मरहम का काम करेगी। जैसे जैसे विनय कहता जा रहा था, इशिका की आंखों से बहते गर्म आंसू सफेद चादर को भिगोए जा रहे थे। उन आंसुओं को देखकर विनय का मन किया कि वो उसे अपनी बाहों में समेट ले और उसे लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाए, जहाँ उसके जख्मों को कुरेदने वाला कोई भी ना हो। इशिका, मेरे सामने देखो, विनय ने धीमे से कहा तो इशिका ने ना चाहते हुए भी अपना सर ऊपर उठा दिया। देखो, यहाँ कितने लोग हैं जिन्हें तुम अपना कह सकती हो। बिरजू है, मंजरी है, जो सिर्फ तुम्हारी खबर सुनकर अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारे पास आ गई। इन दोनों को देखो, ये अपनी मासी से पहली बार मिलने की खुशी में कितना चहक रहे हैं। और एक तुम हो जिसने इन दोनों पर तो ध्यान ही नहीं दिया। विनय ने माधव और माधविका की तरफ इशारा कर कहा तो उन्हें देखकर रोती हुई इशिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर उन दोनों को अपने पास आने का इशारा किया तो दोनों बिना कोई नानुकुर किए उसके आंचल से लिपट गए, जैसे दोनों इस चेहरे को अच्छी तरह पहचानते थे। उन दोनों को सीने से लगाकर इशिका ने ना जाने कितनी मर्तबा उन दोनों के चेहरे को चूमा होगा। कहते हैं ना, हर स्त्री में एक माँ निवास करती है। ममतत्व का भाव वो अपने साथ लेकर पैदा होती है। शादी के 4 साल बाद भी वो माँ नहीं बन पा रही थी, इसीलिए रमा उसे हर रोज बांझ के ताने सुनाया करती थी। इसीलिए रोज रोज की झिकझिक से परेशान होकर शिवांग उसे अपने साथ दिल्ली ले आया था। पर एक बच्चे की कमी इशिका को हमेशा खलती थी। पर आज जब उसने मंजरी के बच्चे को देखा तो वह अपनी ममता से उनको सरोपार करने से खुद को रोक नहीं पाई। उसको बच्चों पर इस तरह अपना प्यार और ममतत्व लुटाते देख उन तीनों की आंखें नम हो गई। उन चारों के आने के कारण दिन जल्दी जल्दी गुजरने लगी थी। इशिका को अभी भी लगभग 20 दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहना था, इसीलिए बिरजू 2 दिन वहां रहकर वापस ऋषिकेश चला गया था, ताकि एक बार काम खत्म कर वो जल्दी से वहां वापस आ सके। इसीलिए वो मंजरी और बच्चों को वहीं छोड़ गया था, ताकि उनके कारण इशिका का मन लगा रहे। विनय भी अपनी ड्यूटी पूरी कर और बीच बीच में भी उन दोनों के पास आता जाता रहता था। घर की बातों से उसका ध्यान बटा रहा है। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर गया। इशिका की हालत अब पहले से बेहतर थी। मन के घाव अब भी हरे थे, पर मंजरी और विनय की कोशिशों के कारण अब वो थोड़ा खुश रहने लगी थी। उसका ज़्यादातर समय अब बच्चों से बात करने में ही निकल जाता था। जब वो उन दोनों के साथ होती तब विनय को कुछ देर के लिए सही, पर उसे पुरानी इशिका की झलक दिखने लगती थी, जो उसके अंदर उम्मीद का दीप जलाए रखने में कारगर थी। आज वो दिन भी आ गया था जब रजत और निशा न्यूयॉर्क से आने वाले थे। विनय ने इशिका को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। शाम का समय था। इशिका नींद से उठकर तकिए का सहारा लेकर अपने कमरे में बैठी थी। दोनों बच्चे उसके पास ही सो चुके थे और वो हल्के हाथों से उनका सर सहलाए जा रही थी। मंजरी भी पास रखे एक सोफे पर सो रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा अचानक खुला। अचानक हुई आवाज़ से बच्चों की नींद में खलल पड़ गई। जैसे ही इशिका ने उनका सर थपथपाना जारी रखा और बिना अपना सर उठाए कहा, विनय, आते वक्त थोड़ी आवाज़ कम किया करो। देखो, अगर तुम्हारी नादानी की वजह से बच्चे जाग जाते ना, तो तुम्हें ही उन्हें उठाकर घूमना पड़ता। कोई बात नहीं बहना, वो इनको तो उठा लेगा, पर तुमसे मिलने एक और गुड़िया आई है, उसका क्या करें। जैसे ही स्वर इशिका के कानों में पड़े, उसने जल्दी से अपना सर उठाया। दरवाजे के पास रजत, निशा और विनय खड़े थे और विनय ने नन्ही सी ऋषिका को अपनी गोद में उठा रखा था, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इशिका को देखे जा रही थी। रजत भाई, विनय ने हल्के से कहा तो रजत ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। मत बोल भाई मुझे, मैं भाई कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। जब मेरी बहन को मेरी ज़रूरत थी तब मैं चाहकर भी उसके पास नहीं पहुँच सका। तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और हम सब अभी तक की सच्चाई से अनजान रहे। कभी कभी कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से गहरे हो जाते हैं। कुछ वक्त ही में ही वो रिश्ता आपकी ज़िंदगी में ख़ास जगह बना लेता है। और यहाँ सारे रिश्ते ऐसे ही थे, जो प्रेम और भावनाओं से जुड़े थे। जैसे कि मंजरी, इशिका और बिरजू का रिश्ता, जो उनकी सच्ची दोस्ती का मिसाल था। रजत और इशिका का रिश्ता, जो केवल नाम के लिए नहीं था। दोनों ने भावनात्मक रूप से भी अपने इस रिश्ते को तहे दिल से स्वीकार किया था।
दोनों ने एक दूसरे को भाई बहन के रूप में स्वीकार कर इस रिश्ते की गरिमा को और बढ़ाया था। विनय और इशिका के बीच अब भी कुछ अनकहा सा था, पर विनय का प्रेम, उसका समर्पण, उसका विश्वास उनके बीच के इस अनकहे रिश्ते की नींव था। टू बी कंटिन्यूड। आगे की कहानी देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।